1857 के 150वें वर्ष में कॉलेज में मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि अगर संघ लोक सेवा आयोग वाले मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में पूछे कि 1857 क्या था, क्या वह एक सिपाही विद्रोह था, क्या वह धर्म को लेकर लड़ा गया, क्या वह जनसाधारण की लड़ाई थी, या क्या वह राजसत्ता की वापसी का युद्ध था, और आपको इनमें से सिर्फ एक चुनना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी की तरह एक विकल्प की अनिवार्यता पर उंगली उठाते हुए चारों को चुनेंगे, या फिर प्रतियोगिता में सफलता के लिए इतिहास को तिलांजलि देकर किसी एक पर निशान लगाएंगे? मुझे याद है उस दिन हम में से कोई कुछ नहीं बोला, जब आप सब जानते हो कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पर ऐसा करने में थोड़ी शर्म भी महसूस हो तो फिर आप बोल नहीं पाते। हाँ, क्लास के बाहर मेरे कुछ दोस्तों ने ठहाका भी लगाया और कहा कि कोई गधा ही होगा जो चारों को टिक करेगा। जानबूझकर एक पूरे सवाल के अंक कौन खोना चाहेगा, वह भी सही इतिहास के नाम पर? कुछ दोस्त असमंजस में भी रहे, कुछ ने थोड़ी कोफ्त से कहा कि आखिर ऐसे बेतुके सवाल सेट भी तो इसी तरह के प्रोफेसर करते हैं। इस तरह 1857 उस दोपहर हमारी चर्चा में रहा। हम 1857 पर ही बातें करते करते पुरानी दिल्ली के रिज की तरफ निकल गए, शायद उन स्थानों के बहुत करीब जहां यह लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे पास से गुजरने वाले लोगों की बातों में इतिहास दूर दूर तक नहीं था। हमारी बातों में भी अगर था तो शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे हमारा अपना भविष्य जुड़ गया था। हमारे सामने एक परीक्षा थी जिसमें हमें बैठना था और सफल होना था, और इसके लिए एक व्यापक बहुआयामी इतिहास को छोटा कर एक सीमित विकल्प चुनने के अपने निर्णय पर बहस करके भी हम अडिग थे। हम शायद जायज भी थे क्योंकि प्रश्न पत्रों की सत्ता को हम चुनौती नहीं दे सकते थे, पर यहीं 1857 के तमाम प्रतिभागियों से हम छोटे भी रहे, जिन्होंने चाहे कैसे भी या किसी भी कारण से उस समय की औपनिवेशिक सत्ता को ललकारा था। वैसे कुछ भी न चुनना भी एक विकल्प हो सकता है, और चुनने और न चुनने के बीच भी एक ऊबड़ खाबड़ जमीन हो सकती है, जिसके मध्य भी समतल हिस्से बन जाया करते हैं। कौन जानता है, सिपाहियों द्वारा जोखन बाग में गोरों के कत्लेआम के बाद भी झांसी की रानी फरवरी 1858 तक अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर ऐसे कौन से हिस्से तलाश रही थी, और इस जमीन पर फिर ऐसी क्या हलचल हुई कि उसी रानी में लोगों ने अपनी आवाज ही नहीं और भी न जाने क्या क्या ढूंढ लिया। वह खुद कुड़धानी खाकर भी सिपाहियों को पेड़ा जलेबी खिलाने वाली हो गई, और बुंदेलखंडी विवाह गीतों में उसकी लड़ाई सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई का गाली गीत बनकर गूंजती रही। हरबोलों की मिर्जाई और मंजीरों की वे बातें 1857 के इस 150वें वर्ष में फिर याद तो आई, पर याद आना कोई विकल्प नहीं था। याद को संदर्भों से न जोड़ने का विकल्प इस समय तक बहुत सुविधाजनक हो गया है हम सब के लिए, और 1857 के इस 150वें वर्ष तक तो शायद कॉलेज के हम सभी दोस्त अपनी अपनी जमीनों में दूर तक धंस चुके हैं।
खतरा अगर साफ नहीं हो तो वक्त बीतते देर नहीं लगती, बहुत धीमे बीते थे 1857 और 58 के वे 2 वर्ष, क्योंकि खतरा सिर्फ गद्दियों और ओहदों या जमीन और जायदाद का नहीं था। लगान का बोझ हो, अफीम या नील की थोपी हुई मारक खेती हो, या रिवाजों और कायदों की जगह ऊंचे खंभों वाली अदालतें हो, सभी कुछ कुछ अजीब व गरीब और ऐसा था जैसा पहले कभी देखा न था। न हुनर की कद्र, न पुश्तैनी रवायतों की परवाह, न खानदानी इज्जत की फिक्र, मानो एक औपनिवेशिक झोंका हो जो बढ़ता जा रहा हो और पूरी संस्कृति ही हिल गई हो। 1857 के बारे में कितना कुछ लिखा गया जो हमने पढ़ा भी था, पर शायद यह नहीं समझ पाए कि यदि संस्कृति की आम परिभाषा जीवन शैली होती है तो इसी संस्कृति की खास परिभाषा संघर्ष भी हो सकती है। समझ जाते तो शायद दुनिया तो न बदल पाते, पर इतने धंसे भी न होते कि निकलना गैर जरूरी मान ले। हमसे अधिक 1857 को तो साथ लेकर चले हैं वही उपनिवेशी ताकत जो अब सभी आडंबर छोड़ पूरे निवेशी है। भौतिक जगत से लेकर अंतर चेतना तक चलता है निवेश का खेल। भौतिक जगत से लेकर अंतर चेतना तक चलता है निवेश का खेल। तभी तो अब खतरे साफ नहीं नजर आते। वक्त इतनी तेजी से बीतता है, खिलौनों के बीच की विचार बन नहीं पाते, नजरें टिक नहीं पाती। जीवन शैली का अर्थ मानो एक क्षण हो गया हो और क्षण से क्षण की कुलाचों में पूरी पृथ्वी को नाप लेना ही मानता हो, क्योंकि पृथ्वी अब एक सी होने का आभास देती है। पर पृथ्वी एक है कहाँ, न कभी थी न है। जब जब यह एहसास जागता है तो 1857 जैसी कोई चीज होती है। जब जब यह एहसास मरता है तो 2007 बीतता चला जाता है और 1857 के 150 वर्ष बाद इलाहाबाद की सड़कों पर चलते हुए हम भूल जाते हैं कि एक तीखा संघर्ष ऐसा होता है कि इसी शहर में किसी साधारण विद्रोही द्वारा न सिर्फ कोयले के गोदाम को ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक मानकर जलाया गया, बल्कि कोयले को भी लूटा नहीं, वहीं स्वाहा कर डाला गया। हमें याद नहीं आता भोजपुर के धोबियों का वह भावुक सा बिरहा कि बाबू कुंवर सिंह के राज बिना अब कपड़ों को केसरिया से न रंगाएंगे। हमें मिट्टी में रची बसी वह रागात्मक धुनें भी नहीं याद रहती जिसमें छोटे छोटे जाने पहचाने प्यार कैमूर की पहाड़ियों, पिता जैसे जंगल और कुंवर सिंह के भर भर कटोरा दूध पीने वाले बछड़ों से लिपटते हैं। हमें होली की उस ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर देने वाली अर्थ व्यंजकता भी याद नहीं। जब तेवर भाभी की ठिठोली लोकगीत में मूर नामक एक अंग्रेज अधिकारी के सिर को काट कर भाभी के पास लाने का रूप धर हादसे से बढ़कर एक बड़ी ताकत का बड़ा उपहास बनकर सामने आई थी। छोटी छोटी ऐसी कितनी ही बातें हमें याद नहीं। छोटी बातों से बनी बड़ी बड़ी बातें भी शायद इसलिए बिना पत्तों के पेड़ सरी ही लगने लगी हैं और शहर में पेड़ यूं भी कम हो चले हैं। रहते तो भी उन पर खुलेआम फांसी तो अब दी नहीं जा सकती। जमाना बदल गया है। अब भी मौत कलेवरों में छुप छुपा कर आती तो जा रही है, पर उसकी आहटें नहीं आती और लगता है जैसे समय बहुत जल्दी बीत रहा है। इतनी ही जल्दी ढहते जा रहे हैं 1857 के कई कई अवशेष जिन्हें आज तक स्मारक घोषित नहीं किया गया। अभिलेखागारों की संभ्रांत नास्तियों में जो न मिले उनकी विश्वसनीयता हमारे इतिहास में संदिग्ध हो जाती है।
पुराने पीले कागजों की महक को प्रामाणिक मानने का एक अर्थ यह भी रहा है कि ऐसी कई आवाजें जिन्होंने कहा कि सब कुछ लाल हो जाएगा, उनकी तलाश मुलतवी रखी गई, और जब अंततः शुरू की गई तो उनकी अनुगूंज बड़ी धूमिल हो चुकी थी। मंडला के उन जंगलों के बहुत सारे पेड़ दुखनू और मंगनू गोंड की यादों को लिए हुए ही जा चुके थे। चिड़ियों को प्रशिक्षित करके संदेश भेजने की कला, गोखरों से अंग्रेज सिपाहियों को फंसाने का फन, खैरी में भेड़ों के गले में लालटेन बांधकर अंग्रेजों को छकाने का मजा, इन भावनाओं को इतिहास में शामिल कराने की ताकत नहीं है उन आदिवासियों के पास। उनकी संस्कृति में ऐसे गीतों की गुनगुनाहट तो है, पर वह गुनगुनी धूप बनकर निखरती नहीं। वह चांदनी रात में ही भीमा भीमा का खेल खेलती है, बिना खिलौनों के, सिर्फ इस आशा के साथ कि भीमा नायक फिर आएगा, उसे फिर आना है। भीमा को आवनों से दुख सारा कोटि जो से। आज भी गाते हैं निमाड़ के भील, 1857 को 150 वर्ष बीत चुके, कुछ दुख अभी तक नहीं बीते। गौर करें तो 1857 के दुखों की कहानी बहुत बड़ी है। गरीबी के दुख, अमीरी के दुख, सचमुच के दुख, कुछ पाले हुए दुख, सच्ची भूख से व्याकुल दुख, झूठी शान से परेशान दुख। वह कई दुखों को जोड़कर लड़ी गई एक लड़ाई थी, तो वह कुछ दुखों को छोड़कर भी लड़ी गई एक लड़ाई थी। कमजोर जोड़ों को बांधता एक दुश्मन था। कुछ दुख इसलिए नहीं बीते कि दुश्मन शक्तिशाली था, और कुछ दुख जैसे कभी बीतते नहीं, फिर भी लड़े क्योंकि उम्मीद जिंदा थी। उम्मीद भी तो नहीं बीतती, खतरों से विचलित उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। खतरे साफ हो तो उम्मीद जिंदा रहती है, आग सुलगती है, बुझती नहीं। पर खतरों को देखना जरूरी है। 1857 के 150 वर्ष बाद भी नजर आने चाहिए खतरे। स्पष्ट दिखाई न दे तो उन्हें खोजना चाहिए, आशंकाओं की पदचार के सहारे। उस अंग्रेज सिपाही की तरह जो अवध की रातों में तुम कहाँ छुपे ओ बेनी माधो के गीत गाते हुए, तुम कहाँ छुपे ओ बेनी माधव के गीत गाते हुए सुबह का इंतजार करता था। वैसे सोचिए तो गांव से गांव रोटियों को क्रम से बांटते जाना, आशंका को यथार्थ की जुबान देने की एक अजीब परंपरा थी। जैसे कुछ बोलिए न बोलिए पर कुछ होने वाला हो, जैसे महामारी के समय होता था एक ऐसे समाज में जहाँ रोटियां मुहाल थीं और आशंकाएं भरपूर, जहाँ रोटी आशा थी और यह यकीन था कि यथार्थ से ही आशा की लहर बहती है। पर यह लहर आगे नहीं पीछे जाती थी। कारतूस की चर्बी, ओट में हड्डियों का चूरा, मिलावट की ढेर सारी अफवाहों के पीछे अपनी परछाइयों से चिपकने का मोह इतना था कि सिर्फ बाप दादों के ज़माने ही सुनहरे लगते थे, उनकी बातें ही नैतिक लगती थी, मलाल शायराना हो या सैनिकाना। पर अंग्रेजों की खिलाफत के हर पहलू के पीछे पवित्रता और प्रदूषण की नानियों और दादियों की वही पुरानी कहानियां थीं, जिन्हें सुनकर गांव-गांव के सवर्ण बचपन से ही बड़े बूढ़ों जैसी बातें करने लगते थे। ऐसी कहानियों ने कुछ तबकों को हमेशा अलग रखा है। कुछ पारंपरिक सामंती आचारों से विभेद का दंश कम तो हो सकता था, पर मिट नहीं सकता था। लड़े हुए तबके भी कहीं कहीं कई बार अनुचरों के रूप में, कभी कभी सत्ता के स्वायत्त प्रतिरोध की तरह भी, पर पवित्रता को बचाने के उस युद्ध में
उनकी अस्पृश्यता का निजात नहीं था। जिस दुनिया को वापस लाए जाने की लड़ाई थी, वहाँ वे अछूते ही रहते, शायद अंग्रेजों से भी अधिक। जिन व्यवहारों, आचारों और नैतिकताओं को धर्म मानकर लड़ा गया, उनकी खड़ग पूजा में युद्ध के पहले भी शामिल होने की मनाही थी उन्हें, और अगर जीतते तो भी जूठन ही मिलती, प्रसाद नहीं। शायद इसलिए भी सब कुछ लाल नहीं हुआ 1857 में। पौरुष और मर्दानगी की तमाम लोकोक्तियों के बीच, जाति और गोत्र के समस्त गठबंधनों के बीच, धर्म और प्रतिष्ठा की सामाजिक मान्यताओं के बीच गढ़िया और किले बिखरते चले गए। अवध, बुंदेलखंड और भोजपुर के गांव में घूमते हुए उनके पत्थर आज भी मिल जाएंगे और आपसे कहेंगे कि बड़ी लड़ाइयां ऐसे मुहावरों से नहीं जीती जा सकती, आज तो और भी नहीं। जब द्रुत चलायमान छवियों के बीच से ही दुश्मन पर नजर ठहरानी हो और समर्थन लेने के लिए गति के भ्रम में चल रहे समुदायों को एक खास दिशा दिखाना। आज 1857 के इस 150वें वर्ष में जब उस विद्रोह की तहें हम छूते हैं तो बहुत उलझा उलझा लगता है सब। हमारी आंखों में बीते 150 वर्षों की छायाएं भी लहरा जाती हैं। इन छायाओं के अपने ताने बाने हैं और आज़ादी अपनी भिन्न आकृतियों में कभी चमकती तो कभी बेहद धूमिल दिखती है। लेकिन छायाओं के इस खेल में भी 1857 एक लड़ाई के रूप में गंभीर बना रहता है। भले ही शरीर कमजोर हो, मन भले ही अपनी सीमाओं के अंदर जकड़ा हो, पर चेहरे की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता। लड़ना भी बड़ी बात होती है, लड़ना भी बड़ी बात होती है। यह एक उठा हुआ कदम होता है और हार भी इसे वापस जमीन में उस तरह धंसा नहीं पाती जैसे आज आभासों के माया जाल में विचरते हुए भी हम आप धंसे हैं। राणा बेनी माधव की अपनी सीमाएं थीं, सच है, उस जमाने की भी अपनी सीमाएं थीं। कर्म को भी धर्म के मुहावरे दिए जाते थे, पर यह भी सच है कि 1857 में ईश्वर और भाग्य को भी संघर्ष से ही जोड़ा, निष्क्रियता से नहीं। वरना इस खुले खुले देश में तो आज हम अपने रहनुमाओं से इतना भी नहीं कह पाते कि तुम जो आओ, तुम तो जाए मिल्यो गोरन से हमका है भगवाना। वरना हम अपने रहनुमाओं से आज इतना भी नहीं कह पाते, तुम तो जाए मिल्यो गोरन से हमका है भगवाना। एक अलौकिक भाव आनंद का इस कविता को पढ़ने के बाद आता है दोस्तों। एक बेहद खूबसूरत कविता 1857 के विद्रोह पर और इतिहास ही नहीं, जीवन की इस नियति पर कि जो हर ज्ञान चक्षु को कितना संकुचित कर देना चाहता है, उसकी दृष्टि को कितना सीमित, कि संघ द्वारा पूछे जाने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में अगर 4 विकल्प हों कि क्या वह ये है, ये है, ये है, जबकि वो चारों है, तो आप किसे चुनेंगे? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, आप जवाब देते रहेंगे उम्र भर। इसमें 1857 को लेकर जितनी बातें कही गई, जितने सवाल उठाए गए, जितना ज़मीर को झकझोरा गया, वो सब चलता रहेगा। आप बताएंगे कि आपने कौन सा विकल्प चुना। सुनने के लिए धन्यवाद। पंकज राग की एक बेहद खूबसूरत कविता है, शुक्रिया। इस कविता के साथ हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज तारीख 30 अक्टूबर हो गई है, मध्य रात्रि अर्धरात्रि के बाद का समय है। चाहे इसे जब भी लगाऊं, लेकिन शुभकामनाएं पहुँचें, प्रेषित हैं। धन्यवाद।